बिहार में हाल ही में हुए चुनाव ने एनडीए को सत्ता तो दिला दी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा विवाद। तो आइए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका असर कितना गहरा हुआ। तो सवाल ये है कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। देखिए, कहानी शुरू होती है कुछ आंकड़ों से, बल्कि यूं कहिए कि उन आंकड़ों से जिनका हिसाब ही नहीं मिल रहा था। अब देखिए, चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की और इस लिस्ट के मुताबिक बिहार में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 7.42 करोड़। यही वो ऑफिशियल नंबर था जिस पर सबकी नजर थी। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब चुनाव खत्म हुए और फाइनल आंकड़े सामने आए। अब कुल वोटर्स की संख्या बढ़कर हो गई थी 7.45 करोड़, मतलब करीब करीब 3 लाख वोटर्स का फर्क। तो सवाल खड़ा हो गया, ये 3 लाख वोटर आए कहां से? बस इसी एक सवाल ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही नतीजे आए, विपक्ष ने फौरन सवाल खड़े कर दिए। बात सिर्फ हार जीत की नहीं थी, सवाल अब पूरी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर था। और विपक्ष के इस रुख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान ने और पुख्ता कर दिया। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं थी, इसने नतीजों को कानूनी तौर पर चुनौती देने की जमीन तैयार कर दी। तो विपक्ष के असल आरोप क्या क्या थे? आइए जरा इन आरोपों को एक एक करके देखते हैं कि ये 3 लाख वोटर्स का पूरा मामला आखिर है क्या। तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाए वो काफी गंभीर थे। सबसे पहला तो यही कि भाई ये 3 लाख वोटर अचानक कहां से पैदा हो गए। दूसरा आरोप था कि फाइनल लिस्ट में भी उनके हिसाब से 5 लाख डुप्लीकेट नाम मौजूद थे। बात यही नहीं रुकी, उनका यह भी कहना था कि जो 4.6 लाख नए वोटर जोड़े गए, उनके एप्लीकेशन फॉर्म ही गायब है। और तो और कुछ चुनिंदा इलाकों में 10% से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। मतलब साफ था, ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी के आरोप नहीं थे, ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर के इल्जाम थे। अब इतने संगीन इल्जामों के बाद जाहिर है कि चुनाव आयोग को भी जवाब देना था, और उन्होंने दिया एक एक आरोप का पॉइंट वाइज जवाब। चुनाव आयोग के जवाब को समझने के लिए पहले एक प्रोसेस को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR। अब ये है क्या? देखिए, ये असल में वोटर लिस्ट को साफ करने और अपडेट करने का एक तरीका है। मतलब जो लोग गुजर गए हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाना और जो नए वोटर बने हैं उन्हें जोड़ना। ये एक रूटीन प्रक्रिया है। तो आप देखते हैं कि दोनों पक्षों का क्या कहना था। कांग्रेस का आरोप था 3 लाख वोटर रहस्यमयी तरीके से कहां से आए। ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ये धोखाधड़ी हो सकती है। अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। उनका कहना था कि वोटर रजिस्ट्रेशन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कानून के मुताबिक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकते हैं। और ये जो 3 लाख नए वोटर हैं, ये ज्यादातर वो युवा हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं और उन्होंने अप्लाई किया था। तो एक तरफ हेरफेर का आरोप और दूसरी तरफ प्रक्रिया का हवाला। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। वोटर लिस्ट का विवाद तो था ही, लेकिन नतीजों में एक ऐसा विरोधाभास था जिसने सबको चौंका दिया। और सवाल सीधा सा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पार्टी को पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिले, वो सीटें जीतने के मामले में इतनी पीछे रह जाए? ये एक ऐसा सवाल था जिसने विपक्ष के आरोपों को और हवा दे दी। जरा आंकड़ों को देखिए। आरजेडी को मिले करीब 23% वोट, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा थे। वहीं बीजेपी को मिले करीब 20% वोट। लेकिन असली खेल सीटों का था। जब सीटों की गिनती हुई तो तस्वीर पूरी तरह उलट गई। ज्यादा वोट पाने वाली आरजेडी को मिली सिर्फ 25 सीटें और कम वोट वाली बीजेपी ने जीती 89 सीटें। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल वही है, आखिर ये हुआ कैसे? इस पहेली का जवाब छिपा है भारत के चुनावी सिस्टम में, जिसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट या FPTP। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हर सीट पर जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे कुल वोटों का 50% मिला या सिर्फ 20%। पूरे राज्य में आपको कितना वोट शेयर मिला, इसका सीटों की संख्या से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। तो बिहार में क्या हुआ? आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, मतलब उन्होंने अपनी ताकत पूरे राज्य में फैला दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सिर्फ 101 सीटों पर फोकस किया। इसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने अपने वोट और संसाधन कुछ चुनिंदा सीटों पर लगाए और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा रहा।
मतलब जिन सीटों पर वो लड़े उनमें से ज्यादातर जीत गए। और एफपीटीपी सिस्टम में यही चीज मायने रखती है, आप कितनी सीटें जीतते हैं, न कि आपको कुल कितने वोट मिलते हैं। तो ये तो हुई आंकड़ों और सिस्टम की बात, लेकिन इन विवादों के अलावा एक और कहानी थी जो पर्दे के पीछे चल रही थी, और वो थी इस हार का राजनीतिक असर। चलिए देखते हैं कि इस चुनावी नतीजे ने खासकर आरजेडी के अंदर क्या भूचाल ला दिया। अब 2025 की हार बेशक एक बड़ा झटका थी, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये कोई अनहोनी नहीं थी। 2010 के चुनाव में तो गठबंधन का प्रदर्शन इससे भी खराब रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बार हार के बाद इतनी ज्यादा उथल-पुथल क्यों मची? क्योंकि इस बार हार सिर्फ एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये व्यक्तिगत हो गई। चुनाव के फौरन बाद आरजेडी के संस्थापक परिवार के अंदर ही एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, और वो भी सबके सामने। और इस पूरे पारिवारिक ड्रामे का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ये बयान दिया, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मुझे अपमानित किया गया, गाली दी गई और यहां तक कि चप्पलों से भी मारा गया। अब ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयान नहीं था, ये परिवार के अंदर की एक बहुत गहरी और कड़वी लड़ाई थी जो अब खुलकर सड़क पर आ गई थी। अब देखिए, आरजेडी के अंदर की ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है भारत में विपक्ष की स्थिति को लेकर। क्योंकि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत और एकजुट विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, ताकि वो सरकार से सवाल पूछ सके, उसे जवाबदेह बना सके। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, चुनावी नतीजों पर सवाल उठाना जब उनमें कोई शक की गुंजाइश दिखे, या फिर देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए नतीजों को स्वीकार कर लेना? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, और इसका जवाब ढूंढना दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है।